आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। पहाड़ों को बचाने के लिए पहाड़ जैसा विराट हृदय चाहिए होता है। जंगल पेड़ बचाने के लिए उन्हीं की तरह जड़ों से जुड़े रहना होता है। नदियों को बचाने के लिए नदियों की तरह गहरा होना होता है। चट्टानों से टकराते बेपरवाह प्रवाह से बहना पड़ता है। और ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो खुद पहाड़, नदी या जंगल की तरह होते हैं, जो इस स्वार्थी मानव समाज के बीच रहकर भी पर्यावरण के लिए काम करते रहते हैं। हमारी सदी में एक महान आदमी ऐसा हुआ है जिसने इस प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन ही झोंक दिया। उसने कहा था कि किसी भी पेड़ को काटने से पहले आरी उसके ऊपर चलेगी। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आज नामी गिरामी में कहानी लेकर आया हूं चिपको आंदोलन के प्रणेता और पद्म विभूषण पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की, जिन्हें पर्यावरण गांधी के तौर पर जाना गया। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और वयार, मिट्टी पानी और वयार जिंदा रहने का आधार। 70 के दशक में ये नारा लोगों की चेतना का आधार बना। लोगों ने आखिर जाना कि जल, जंगल और जमीन का मानव जीवन के साथ कितना गहरा रिश्ता है। और ये नारा दिया था 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के मरूड़ा गांव में पैदा हुए सुंदरलाल बहुगुणा ने। उनकी ही आवाज थी। सुंदरलाल बहुगुणा का पूरा जीवन पर्यावरण, राजनीति, समाज सेवा और पत्रकारिता समेत बहुत सारे अनुभवों को समेटे हुए है। उनकी समझ गांधी के विचारों से प्रेरित थी। शुरू से ही उनमें अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की सनक थी। जब वे प्रतापनगर हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तब उन्होंने टिहरी राजशाही के जुल्म और सितम को दुनिया के सामने उजागर किया था, बिना ये सोचे समझे कि उनके पिता अंबादत्त बहुगुणा उसी टिहरी राजा के कोतवाल हैं। उन्होंने टिहरी राज की खामियों और दमनकारी नीतियों की कहानी अखबारों को लिख भेजी थी। 13 साल की उम्र में ही सुंदरलाल बहुगुणा ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा ले लिया। हालांकि शुरुआती पढ़ाई के दौरान वे लाहौर चले गए और वहीं से बीए किया। 1949 में मीराबेन और ठक्कर बापा के संपर्क में आने के बाद बहुगुणा दलित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काम करने लगे। उनके लिए उन्होंने टिहरी में एक हॉस्टल भी बनवाया था। किशोरावस्था में कौसानी में गांधी सरला बहन के आश्रम में उनका ज्यादातर वक्त गुजरा और यहीं उनकी चेतना विकसित हुई। ये गांधी के जीवन का प्रभाव ही था कि बहुगुणा ने अपने पूरे जीवन में इस बात के लिए प्रयत्न किया कि कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो, और वो अपना छोटे से छोटा काम भी खुद ही करते थे। जब उनकी पर्यावरण के प्रति समझ विकसित हुई तो उन्होंने एक सस्टेनेबल और प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाई। यहां तक कि उन्होंने चावल भी इसलिए खाना छोड़ दिया था क्योंकि धान की खेती में पानी ज्यादा लगता है। उनके बेटे राजीव नयन बहुगुणा ने हमें उनकी इस पर्यावरण आधारित जीवन शैली के बारे में बताया। जब भागीरथी नदी में बाढ़ आई और उस बाढ़ का मुआयना करने वो भागीरथी के उद्गम गोमुख तक गए पहली बार, और उन्होंने देखा गोमुख ग्लेशियर जो है वो लगभग एक रेगिस्तान का रूप ले चुका है। ग्लेशियर सिकुड़ रहा है और वहां पे ग्लेशियर की जगह खाली चट्टाने, रेत और बालू का ढेर है। और जो भागीरथी का कैचमेंट एरिया था वहां बहुत बुरी तरह से जो दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष हैं, भोजपत्र के, खास तौर से देवदार के, उनका कटान हो चुका है। तो उन्होंने उसी समय ये घोषित कर दिया था कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। भारत की अगली समस्या पानी है, भारत की और दुनिया की। और चावल, चूंकि एक किलो चावल में वो कहते थे कि 22,000 लीटर पानी खर्च होता है, तो उन्होंने तभी से चावल खाना छोड़ दिया था। और वो हमेशा अपनी जीवन पद्धति उन्होंने पर्यावरण सम्मत रखी। मसलन 13 साल की उम्र से जब वो गांधी जी के विचारों के संपर्क में आए तो तब से उन्होंने खादी पहनना शुरू किया, और उसके कुछ समय बाद उन्होंने चरखा काटना शुरू किया। वो नियमित चरखा काटते थे जब तक वो स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से समर्थ रहे, तो नियमित रूप से चरखा काटते थे। उस चरखे से कटा हुआ सूत मेरठ जाता था खादी भंडार में, और वहां से वो उसको बुनवा के उसका कपड़ा भिजवाते थे। उसी कपड़े का वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कभी
अपने पास कार नहीं रखी, वो हमेशा बस से या रेल से सफर करते रहे, उनके पास कभी भी कोई कार नहीं रही। और साइकिल चलाना उन्हें नहीं आता था। वो मुझे बताते थे कि एक बार साइकिल सीखने की उन्होंने कोशिश की थी लाहौर में, लेकिन वो गिर पड़े, तो फिर उन्हें साइकिल चलाने की फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई। लेकिन साइकिल के पिछले कैरियर पे बैठ के, जो सामान ढोने के लिए होता है साइकिल में, उस पे बैठ के उन्होंने 1991 या 92 में गंगा सागर से लेकर गोमुख तक की साइकिल यात्रा का नेतृत्व किया था। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण के लिए समर्पित होने से पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीति में सक्रिय थे और गांधी जी के प्रभाव में आकर कांग्रेस के आंदोलनों में शामिल हो गए थे। टिहरी में वे कांग्रेस के जिला सचिव भी रहे। 1956 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया था और फिर पूरा जीवन समाज सेवा और पर्यावरण को बचाने में लगा दिया। राजीव नयन बहुगुणा बताते हैं कि उनके पिता के सामाजिक कार्यकर्ता होने के पीछे उनकी मां विमला नौटियाल की एक शर्त थी जो उन्होंने शादी से पहले रखी थी। शादी ही इस आधार पर हुई थी कि वो राजनीति छोड़कर सामाजिक जीवन अपनाएंगे, किसी गांव में बसेंगे, क्योंकि 1955 तक वो कांग्रेस के एक बड़े तेज तर्रार नेता थे। तो वो राजनीति के एक तरह से उसमें पूरी तरह से रचे बसे थे, लेकिन तब भी राजनीति में रहते हुए भी उनका रुझान रचनात्मक कार्यों की तरफ था। खासतौर से अछूतों के उद्धार को लेकर, जिन्हें दलित कहा जाता है, तो उन्होंने उसी समय उनके लिए एक छात्रावास की स्थापना की क्योंकि जो सरकारी छात्रावास था उसमें दलित छात्रों को सवर्ण छात्र अपने साथ खाना नहीं देते थे, तो उनके लिए उन्होंने तब एक छात्रावास की अलग स्थापना की। इस तरह से राजनीति में रहते हुए भी चरखा चलाना या दलितों के उत्थान के लिए काम करना, ये तो उनके गतिविधियां उस समय भी थी। लेकिन जब 1955 में उनकी मेरी माँ के साथ शादी तय हुई, तो मेरी माँ चूंकि पहले से ही विनोबा जी के भूदान आंदोलन में सक्रिय रह चुकी थी और गांधी जी की जो एक अंग्रेज से थी, मिस हाइलामन, जिसे सरला बहन के नाम से जानते थे, तो सरला बहन ने 1940-42 में कौसानी आकर, गांधी जी के आश्रम से कौसानी आकर उन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू की और उसके बाद उन्होंने कौसानी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, एक पाठशाला खोली है। स्कूल कहिए, कॉलेज खोलिए, गांधी विचारों की एक पाठशाला, जिसमें जो गांधी की शिक्षा पद्धति जो थी उसके अनुरूप शिक्षा देती थी। तो मेरी माँ चूंकि सरला बहन के आश्रम में बहुत लंबे समय से रह रही थी, तो उन्होंने शर्त रखी कि बहुना जी एक तो राजनीति छोड़ेंगे, सक्रिय राजनीति, और दूसरा टिहरी शहर छोड़कर किसी गांव में बसेंगे। तो उन्होंने दोनों शर्तें स्वीकार की और उसके बाद राजनीति छोड़कर और टिहरी छोड़कर एक दूरस्थ गांव में, जो सड़क से, मोटर सड़क से उस समय 40 किलोमीटर दूर था, उस गांव में जा बसे और दोनों एक ही विचारधारा के, दोनों एक ही सिद्धांतों में रचे बसे और पगे थे। इसीलिए उनकी शादी हुई थी इस आधार पर। फिर अपनी पत्नी विमला के साथ मिलकर सुंदरलाल कई आंदोलनों का हिस्सा रहे, चाहे इलाके में शराबबंदी हो या दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाना हो। सुंदरलाल के जीवन में एक ही ध्येय था, लोगों की आवाज को उठाना और उनके लिए संघर्ष करना। इसी बीच उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब भारत सरकार ने चीनी सीमा पर अपने मोर्चे को मजबूत करने के लिए सड़कें बनाना शुरू की। उत्तराखंड के चमोली जिले से भी एक सड़क को मंजूरी दी गई थी। सड़क के लिए कई किलोमीटर की जमीन चाहिए थी और वहां पर मौजूद पेड़ों को काटा जाना था। सड़क का टेंडर पड़ा और पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। 1972 तक हजारों पेड़ काटे जा चुके थे। इन्हें देखते हुए उत्तराखंड के कुछ लोग विरोध करने लगे। इनमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सबसे ऊपर था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया। 1973 में जब हजारों पेड़ों को काटने के लिए लोग चमोली जिले में पहुंचे, तो यहां पर सैकड़ों महिलाओं ने खुद को पेड़ों से लपेट लिया। कहने लगी कि पेड़ काटने से पहले हमें काटना होगा। यहीं से चिपको आंदोलन को हवा मिली और सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड के कई अलग अलग इलाकों में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका कहना था कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चलने से पहले वो उनके शरीर पर चलेगी। उनकी ये कहानी स्कूली शिक्षा के कई पाठ्यक्रमों का हिस्सा है। उन्होंने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की और खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने मांग रखी कि 15 सालों के लिए पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मजबूर होकर वन संरक्षण कानून लाना पड़ा और हजारों पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। आज तक .in के एडिटर पाणिनी आनंद
चिपकू आंदोलन की इस लड़ाई को बेहद करीब से देखते हुए बड़े हुए हैं। उनके पिता ने बतौर अधिवक्ता चिपकू आंदोलन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। वे उस समय को याद करते हैं। अगर आप याद करें तो चिपको आंदोलन और टिहरी का आंदोलन उस वक्त बहुत मजबूत था 80s में और 90s में, और 80s में तो खास तौर पे मुझे याद है कि उस वक्त क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दो अलग राज्य नहीं थे, तो ये सब एक ही राज्य के हिस्से हुआ करते थे, और इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी पिटीशंस होती थी। हमारे पिताजी पेशे से अधिवक्ता थे और सुंदरलाल बहुगुणा जी को वो अपना गुरु मानते थे, तो ये लोग लंबे समय तक, कभी कभी तो 20-20 दिन, 27-27 दिन, 72-72 दिन धरने पर अनशन पे ये लोग बैठे हैं, भूख हड़तालों पे ये लोग बैठे हैं। ऐसे समय थे जब अधिकारी खड़े होकर के, और उस वक्त कांग्रेस के कुछ बहुत प्रभावशाली नेता, वो लोग खड़े होकर वहां पे कहते थे कि इन लोगों को, इस धरने को जेसीबी की मशीनों से रौंद दिया जाए और इनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो इस तरह की धमकियां तक मिलती थी। तो क्रिमिनल एलिमेंट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, प्रशासन का इस्तेमाल, कई तरह से आंदोलन को लगातार तोड़ने की कोशिश की जाती रही। क्योंकि हमारे पिताजी अधिवक्ता थे तो उनका लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आना जाना लगा रहता था। यहाँ पे मुझे याद है कि पिटीशंस के मोटे मोटे वो टाइप किए हुए और वो कार्बन पेपर लगा करके उनकी प्रतिलिपि तैयार होती थी, मोटी मोटी फाइल्स लेकर के, और वो दिल्ली की यात्रा करते थे। यहाँ पे मंत्रालयों में जाना, मंत्रियों से मिलना, तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज से मिलना, विपक्ष के नेताओं से मिलना, सबके बीच में उस बात को रखना कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए, या इसमें लोगों के हित को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो चेतना है उसमें मुझे ये याद आता है कि किस तरह से पूरी लड़ाई होती रही। मुझे याद है कि गंगा के इशू को हाईलाइट करने के लिए उन दिनों राजीव नयन बहुगुणा जो पत्रकार हैं और सुंदरलाल जी के बड़े बेटे हैं, उन्होंने गंगोत्री से गंगा सागर तक उस वक्त मोटरसाइकिल पे यात्रा करके, और उस वक्त जो संसाधन उपलब्ध होते थे वीडियो रिकॉर्डिंग के, उस तरह से करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी दिखाने के लिए कि गंगा की अविरलता और निर्मलता क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों बांधों की वजह से उनको नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी परिघटनाएं, उस वक्त जो फुटेज वो रिकॉर्ड कर रहे थे, ये सब देखते हुए और इस आंदोलन को समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ अपने घर में। इस आंदोलन के बाद बहुगुणा ने जीवन को पूरी तरह हिमालयी संपदा को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम एक बार फिर सामने आया जब टिहरी बांध बनने लगा। टिहरी बांध के लिए हजारों एकड़ की जमीन को खोदा गया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका विरोध किया और बताया कि यह प्रकृति के साथ बड़ी छेड़छाड़ है, अगर इसे ना रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 1978 के उस साल में टिहरी बांध परियोजना का जबरदस्त विरोध हुआ। बहुगुणा ने मौन व्रत भी रखा, भूख हड़ताल भी शुरू कर दी, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी। और 2004 में वही हुआ जिसके बारे में बहुगुणा ने चेताया था। पूरा पुराना टिहरी शहर भागीरथी भिलंगना नदी में समा गया। पाणमी आनंद बताते हैं कि इसी के साथ एक संस्कृति और एक सभ्यता का अंत हो गया। पहाड़ का आदमी अगर पहाड़ पे रहता है तो उसके साथ में एक संस्कृति, एक भाषा, एक तरह का समाज आगे बढ़ता है। लेकिन लोगों को जब आप उजाड़ते हैं तो उनको भले ही कहीं नई जगह पे बसा दें, लेकिन वो बहुत सारी चीजें खो जाती हैं, वो बहुत सारी चीजें उजड़ जाती हैं, बहुत सारे कस्टम्स छूटते हैं, बहुत सारी पारंपरिक चीजें छूटती हैं। टिहरी के साथ भी वही हुआ और हरसूद के साथ भी वही हुआ। तो टिहरी एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि कैसे हमने चीजों को जो वाणिज्यिक और व्यापारिक हित से संबंधित थी उनको हावी होने दिया अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, मुट्ठी भर लोगों के, और औद्योगिकीकरण के नाम पर कैसे पर्यावरण की चीजों के साथ में कंप्रोमाइज किया गया। और ये दो केवल एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप पूरे देश भर में देखें तो संसाधनों के लूट की इस तरह की कहानियां और पर्यावरण की कीमत पर उनका होना, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि वो भरे पड़े हैं। 1993 में सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ आंदोलन को फिर से संगठित किया। 1995 में 45 दिन की भूख हड़ताल की, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के आग्रह पर समाप्त किया गया था। बाद में 2001 में गांधी समाधि दिल्ली में 74 दिन की भूख हड़ताल की और इसे पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। वे आजीवन देश के कोने कोने में जाकर लोगों को पर्यावरण के बारे में चेताते रहे। 2013 में दिल्ली में एक NGO CMS वातावरण द्वारा आयोजित एक व्याख्यान में उन्होंने जल और पेड़ों की महत्ता कुछ इस तरह समझाई थी। भविष्य में शायद
अब वृक्ष खेती अपनानी पड़ेगी। उसका कारण ये है कि ज़मीन को हमने नशेबाज बना दिया रासायनिक खादों की वजह से, और जल के स्रोत सूख गए हैं, जनसंख्या बढ़ गई है। इसलिए अब एकमात्र भविष्य वृक्षों की खेती का है। वही हमें जिंदा रख सकती है, क्योंकि वृक्ष खुली जगह में आकाश के ऊपर पैदावार देते हैं और ये अनाज के मुकाबले 5 से 10 गुनी ज़्यादा होती है। मैं आप सब प्रबुद्ध जनों से निवेदन करता हूँ कि हम सब इस मिशन के विचारक बन जाएं, इस दिशा में काम करने वाले बन जाएं और हमारे देश को, भारत को फिर से सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम बनाएं। सुंदरलाल बहुगुणा अपनी उम्र के आखिर तक अपने निवास गंगा हिमालय कुटीर से पर्यावरण के सच्चे प्रहरी बनकर सिस्टम और सरकारों के छलावा वाले विकास से लड़ते रहे। उन्होंने गंगा को मां मानते हुए अपना मुंडन तक करा लिया था। सुंदरलाल बहुगुणा को उनके कामों के लिए साल 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा चिपको आंदोलन के लिए 1987 में उन्हें राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, शेरे कश्मीर पुरस्कार और सरस्वती सम्मान भी दिया गया। 1989 में उन्हें IIT रुड़की से पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टर की उपाधि मिली। 1999 में गांधी सेवा सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। एक सदी का पूरा जीवन जीने से 6 साल पहले ही इस दुनिया से चले गए। 21 मई 2021 को कोरोना की महामारी ने उन्हें भी काल का ग्रास बना लिया। आज सुंदरलाल बहुगुणा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, शराब और पेड़ों के अंधाधुंध कटान के खिलाफ संघर्ष की जो लौ जलाई है, उसके ज्वाला बनने का आज भी इंतजार है। उनके संघर्षों की प्रेरणा ही इन ज्वलंत सवालों के जवाब खोजेगी और देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे पर्यावरण के संघर्ष और उसके लिए चिंतित लाखों करोड़ों युवा बहुगुणा की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज तक रेडियो पर सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़ी ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी अमृत रेगी ने। इजाजत चाहेंगे, नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।